दुनिया का एक ऐसा मकाम जहाँ पर विंटर में सूरज नहीं निकलता। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो 4000 माइल के ऊपर फैला हुआ है और बंजर कॉन्टिनेंट है, यानी कि यहाँ इंसानी कदम आज तक नहीं रखे गए। इंसान यहाँ कदम रख भी कैसे सकता है। इस मकाम पर 200 से लेके 300 किलोमीटर पर आवर की हवा चलती है। जो दुनिया का एक शदीद तरीन बर्फ़बारी का इलाका है जहाँ पर दिन रात बर्फ़बारी होती रहती है। और ये बर्फीली जगह ऐसी बर्फीली जगह है जो अपनी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री रखती है, यानी कई सदियों से यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। ये दुनिया का वो शदीद तरीन सर्द इलाका है जहाँ -20 से लेके -60 तक एवरेज टेम्परेचर रहता है। आखिर इसके मौसम में इतनी शिद्दत क्यों है? आखिर ये मिस्टीरियस जगह है क्या? इन बर्फीले ग्लेशियर्स के नीचे और क्या क्या दफन है? ये बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज रखने वाला दुनिया का 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एंटार्क्टिका। ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्राई डेजर्ट भी कहलाता है और दुनिया का सबसे ज़्यादा कदीम मकाम भी कहलाता है। इसके ड्राई डेजर्ट को देख के इंसान को सिर्फ एक बात ही नज़र आती है कि ज़मीन और आसमान एक हो चुके हैं, यानी कि जो कलर सफ़ेदी का आसमान पर दिखता है वही कलर ज़मीन के ऊपर होता है, यानी कि चारों तरफ एक सफ़ेदी नज़र आ रही होती है। तो इसी तरह इसको कहते हैं एक सफ़ेद कॉन्टिनेंट, एक मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ बहुत ज़्यादा हिस्ट्री मिलती है कदीमी ज़मानों की, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ पर बहुत बड़ी हिस्ट्री मिलती है कई एराज की। चलें चलते हैं और डीपली एक्सप्लोर करते हैं। यह है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, दुनिया का 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो बर्फ़ की चादरों से ढका हुआ है, जहाँ पे बड़े बड़े आइस शेल्फ, इसके अलावा आइस शीट्स जगह जगह पर नज़र आ जाती हैं। इसका सहरा दुनिया का सबसे ज़्यादा ड्राई सहरा कहलाता है। कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। ये ऐसा सहरा है जो बर्फ़ की चादर से पूरी तरह से ढका हुआ है। ये सरजमीन जो सफ़ेदी की चादर ओढ़े हुए हमें नज़र आ रही होती है, इसके अंदर कई हज़ार मिस्ट्रीज़ मौजूद हैं जो अब तक अनएक्सप्लोर हैं। कहा जाता है यहाँ पर कई एराज दुनिया के गुजर चुके हैं। इन एराज में जुरासिक वर्ल्ड, टेरासिक वर्ल्ड, क्रिटेरियस एरा और भी डिफरेंट एराज यहाँ पर गुजर चुके हैं। ये वो एरा हैं जिनकी निशानदेही आज तक हो चुकी है। इसके अलावा भी ना जाने और कितने एराज यहाँ पर गुजर चुके हैं और कितनी अभी इधर की हिस्ट्री मिलना बाकी है। दुनिया की एक अनएक्सप्लोर, अनएक्सप्लेन्ड जगह है जो कहा जाता है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ग्रेट मिस्ट्री है, यानी कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मिस्ट्रीज़ मिलती हैं उन सब में सबसे ज़्यादा मिस्ट्रीज़ इसी जगह पर पाई जाती हैं। इस बर्फीले कॉन्टिनेंट का रकबा है 1,82,00,000, यानी कि 1,42,00,000 km2 इसका रकबा है। इस रकबे को अगर माइल्स में कैलकुलेट किया जाए तो ये बन जाता है 55 लाख स्क्वायर माइल, यानी कि दुनिया का 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट है। इस रकबे में इसकी आइस शीट शामिल नहीं है। अगर इसकी आइस शीट के रकबे को भी इसमें काउंट करा जाए तो इसका रकबा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये आइस शीट वो जगह है, वो मकाम है जो एंटार्क्टिक ओशन में जाके बर्फ़ की चादर बना देता है, यानी कि दिन रात यहाँ पर ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं, जिनके पिघलने से वो पानी एंटार्क्टिक ओशन में जाता है और एंटार्क्टिक ओशन के बॉर्डर्स के ऊपर इसने बर्फ़ की परत बहुत दूर तक बनाई हुई है। ये एंटार्क्टिक ओशन के सी लेवल को 50 से लेके 200 फीट तक ऊपर उठा देता है जब ये ग्लेशियर पिघल रहे होते हैं। एंटार्क्टिका के ग्लेशियर से निकलने वाला पानी दुनिया में 70% इस्तेमाल होता है, यानी कि जो इधर का पानी है वो 70% दुनिया इस्तेमाल करती है। इस मकाम के ऊपर दिन रात ग्लेशियर बनते रहते हैं, पिघलते रहते हैं। ये ग्लेशियर बड़े भी होते रहते हैं जबकि इनकी हाइट बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। ज़्यादातर एंटार्क्टिका का रकबा आइस शीट के अंदर ढका रहता है और इन आइस शीट की जो परत बताई जाती है वो 1.9 किलोमीटर के रकबे के ऊपर फैली हुई है, यानी कि बहुत मोटी लेयर के ऊपर ये अपनी आइस जमा के रखता है। ये रकबे में बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसके अंदर कई जगहें आ जाती हैं जो इस जगह का सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट डेजर्टेड एरिया कहलाता है। इसके अलावा इधर बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन पहाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा वेल्केनोज एक्टिविटीज़ भी पाई जाती हैं, यानी कि वेल्केनो एरप्शंस भी यहाँ पर होते हैं, यानी कि लावा भी यहाँ पर निकलता है। जबकि दुनिया का सरतरीन ओनिक्स रिवर भी यहाँ पर बह रहा होता है। वेदर के हिसाब से एंटार्क्टिका में सर्दियों में दिन नहीं निकलता, जबकि गर्मियों में भी यहाँ पर टेम्परेचर लोएस्ट ही रहता है, यानी कि जो इसका सबसे ज़्यादा लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है इसके डेजर्टेड एरियाज़ में वो -20 तक जाता है। जबकि यहाँ का जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है -89.2, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है। -89.2 का मतलब ये है कि अगर इंसान इस जगह पर चला जाए तो चंद मिनटों में ही अपना दम तोड़ दे। ये इतनी ज़्यादा शदीद ठंड है।
ये वो सर्दतरीन कॉन्टिनेंट है जहाँ पर 98% तक आइस शीट्स जमी रहती हैं, यानी कि यहाँ पर आइस के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आता। ये आइस शेल्फ से घिरा हुआ एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर पूरी तरफ वाइट आइस बिखरी हुई नज़र आ रही होती है। ये आइस शेल्फ का कॉन्सेप्ट 1820 में रशियन एक्सपेडिशन से सामने आया था। जब वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने इस जगह को आइस शेल्फ का नेम दिया था। ये वही रशियन एक्सपेडिशन थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लोग थे जो यहाँ पर सबसे पहले इंसानी कदम रखने वाले थे। यानी कि इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि इस जगह पर, इस मकाम पर, इस कॉन्टिनेंट पर इंसानी कदम सबसे पहले रखने वाले ये एक्सपेडिशन वाले लोग थे। जोग्राफिया के लिहाज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट मकामात के ऊपर एंटार्क्टिका फैला हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओनिक्स रिवर जो यहाँ पाया जाता है ये इतना तेज़ बहाव वाला और इतना शदीद फ्रोज़न रिवर है कि इसके बारे में कहा जाता है इतने तेज़ बहाव वाला रिवर आज तक दुनिया में कहीं और दूसरे मकाम पर मौजूद नहीं है। इसके बहाव के तेज़ होने की सबसे बड़ी वजह है ग्लेशियर का बार बार पिघलना। ये ग्लेशियर इतनी तेज़ी के साथ यहाँ पर पिघल रहे होते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव पैदा कर देते हैं। यानी जिस मकाम के ऊपर ये ग्लेशियर इसके ऊपर गिर रहे होते हैं वहाँ पर एक सफ़ेद चादर की शीट बन जाती है जो कि आइस शीट होती है हवा के अंदर। यानी ये पानी हवा में उड़ने के बाद फ्रोज़न हो जाता है और कुछ नज़र नहीं आता, इतनी शदीद तरीन इसकी रफ्तार होती है। जबकि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके ये रिवर गिरता है और जिससे पीने का पानी पूरी दुनिया में पहुंचता है। जबकि अगर एंटार्क्टिका की कोस्टल लाइन को देखा जाए तो ये कोस्टल लाइन है 18,000 किलोमीटर के ऊपर फैली हुई। 1983 में इसका सर्वे किया गया था और इसके एनालिसिस के बाद अंदाज़ा लगाया गया कि इसका रकबा 18,000 किलोमीटर है। ये कोस्टल लाइन चलती हुई जा रही है एंटार्क्टिक ओशन के साथ, यानी कि बहुत बड़े रकबे पर फैली हुई ये कोस्टल लाइन है जो कि ज़्यादातर बर्फ़ की शीट से ढकी हुई होती है। यानी कि जब यहाँ पर कोई शिप्स आते हैं तो इनको पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत दुश्वार हो जाता है। ज़्यादातर जो यहाँ पर एक्सपेडिशन वाले आते हैं या रिसर्चर्स आते हैं वो इन्हीं शीट्स के ऊपर उतर के अपने आगे का सफ़र करते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो भी इससे आगे नहीं जा पाते। जबकि इसके एक मकाम के ऊपर वास्टोक लेक भी आ जाती है, जो लेक जाती है रशिया के अंदर और ये रशियन रिसर्च स्टेशन की तरफ से होती हुई निकलती है। जबकि यहाँ पर मौजूद मैकमर्डो के मकाम के ऊपर सबसे ज़्यादा दुनिया की बड़ी ड्राई वैली मौजूद है। ये इतनी ज़्यादा बड़ी ड्राई वैली है कि इसका रकबा अनगिनत है। कहा जाता है ये वो जगह है, वो मकाम है जहाँ मिस्टीरियसली 2 मिलियन ईयर से रेन नहीं हुई, यहाँ पर कोई भी बारिश आज तक रिकॉर्ड नहीं की गई। ये साउदर्न पोल का वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह मौजूद हैं, जैसा कि एक्सट्रीम डेजर्ट, ओनिक्स रिवर, सेलाइन लेक, बिडा लेक, वास्टोक लेक, ड्राई डेजर्ट, मैकमर्डो, मेल्ट स्ट्रीम वाटर, टेलर रोस ग्लेशियर और भी डिफरेंट मकामात इस जगह पर मौजूद हैं। ये वो मकामात हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि इनका रकबा कई मुल्कों के बराबर है। एंटार्क्टिका का रकबा काफ़ी हिस्सों में मुश्तमिल है, जैसा कि ईस्ट एंटार्क्टिका, वेस्ट एंटार्क्टिका, माउंटेन एरिया, विक्टोरिया लैंड और रोस सी इसमें शामिल हैं। यानी ये इसके एक मकाम के ऊपर बहुत ज़्यादा माउंटेन मौजूद हैं, जहाँ पर सबसे हाईएस्ट पीक आ जाती है विंसन मैसिव, जिसकी एलिवेशन बताई जाती है 60,050 फीट। यानी कि ये काफ़ी बड़ी पहाड़ी है जो इस मकाम पर मौजूद है, जबकि ये पूरा पहाड़ी सिलसिला है। अगर देखा जाए तो ये पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये मकाम दुनिया से बहुत ऊपर है। यानी कि एंटार्क्टिका दुनिया के सी लेवल से बहुत ऊपर आता है। जबकि यहाँ पर माउंट पेरेबोस भी पाई जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है ये एक्टिव वॉल्केनो आज भी यहाँ पर मौजूद है। यानी कि एक्टिवली रोज़ाना की बुनियाद पर इरप्शन करता है, यानी कि सीधे अल्फाज में ये लावा उगलता है। कहा जाता है कभी कभार ये दिन में 10 टाइम्स भी इरप्शन करता है और इसकी निशानी इस बात से मिलती है कि जिस जगह पर यह मौजूद है वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राटर बन चुका है, यानी कि एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका है। ये वो क्रेटर है जो इसकी इरप्शन की वजह से वजूद में आया है। अब आते हैं इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री के ऊपर। जियोलॉजिकल हिस्ट्री के हिसाब से सबसे ज़्यादा दुनिया का कदीमी कॉन्टिनेंट कहलाता है। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च करी तो उनके अंदाजे के मुताबिक ये कॉन्टिनेंट किसी ज़माने में बर्फीला कॉन्टिनेंट नहीं था, ये एक आम सा कॉन्टिनेंट था जहाँ पर बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट भी मौजूद थे। काफ़ी जगहों पर यहाँ पर ट्रीज़ के आसार भी पाए गए हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर कभी ज़मीन रही थी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रियून साइट भी यहाँ पर फाउंड हो चुके हैं, जिनसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस जगह की एक कदीमी हिस्ट्री है। जबकि इस मकाम के ऊपर कदीमी ज़मानों के बहुत सारे फॉसिल्स मिल चुके हैं, जिनमें डायनासोर्स के फॉसिल हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट एनिमल्स के फॉसिल्स यहाँ पर मौसूल हो चुके हैं। इस बात से साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि यह जगह कितनी पुरानी हो सकती है।
जो साइंटिस्ट की अब तक की रिसर्च है उसके मुताबिक जो बात सामने आती है उसमें पता चलता है न्यू पैटेरोजोइक एरा इसमें शामिल है। यानी न्यू पैटेरोजोइक एरा का जो टाइम मिलता है वो मिलता है 1 बिलियन ईयर्स पुराना। यानी ये बात तो साबित हो जाती है कि जगह 1 बिलियन पुरानी है। जबकि इस जगह पर मेसोजोइक एरा के भी बहुत सारे निशानात मिल चुके हैं, जिसमें क्रीटेशियस एरा के भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर शवाहिद मिले हैं, जो कि 144 से लेके 66 मिलियन ईयर बैक की बात है। यानी कि ये जुरासिक वर्ल्ड की बात है, जब डायनासोर्स का वजूद दुनिया में ख़त्म हो चुका था। जबकि क्रीटेशियस एरा के अलावा भी बहुत सारे एरास यहाँ पर बताए गए हैं, जैसा कि जुरासिक एरा, टेरासिक एरा, उनके भी शवाहिद यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिले हैं। यानी कि यहाँ पर डायनासोर्स के बहुत ज़्यादा फॉसिल मिल चुके हैं। जो दुनिया के डिफरेंट मकामात से डायनासोर्स की ड्यून्स मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, उनसे सबसे बेहतर फॉसिल्स इस जगह से मिले हैं। उसकी यही वजह रही है कि यहाँ पर ठंड और बर्फ़ की वजह से वो फॉसिल्स फ्रोज़न हो चुके थे, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन बहुत बेहतर हालत में मिली थी। ना सिर्फ डायनासोर्स बल्कि और भी बहुत से ड्यून्स यहाँ से कलेक्ट किए जा चुके हैं। इनमें से बहुत से ड्यून्स तो अनएक्सप्लेन्ड हैं, लेकिन ज़्यादातर फॉसिल्स एनिमल्स के ही यहाँ से मिले हैं। अब आते हैं यहाँ पर मिलने वाली लाइफ के ऊपर कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें ज़िंदा रहती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मकाम के ऊपर इंसानों का आना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन इंसान हर जगह पर पहुँचना अपना अव्वलीन फ़र्ज़ समझते हैं। यानी कि इस मकाम के ऊपर भी, अंटार्कटिका के ऊपर भी बहुत से ह्यूमन्स आते हैं। ये ह्यूमन्स समर के अंदर 2000 से 3000 होते हैं, जबकि विंटर्स के अंदर इनकी तादाद सिर्फ 1000 होती है। इन ह्यूमन्स का वजूद यहाँ पर किस तरह मिलता है ये मैं आगे चल के आपसे डिस्कस करता हूँ। फ़िलहाल अभी हम आते हैं यहाँ पर मिलने वाले एनिमल्स के ऊपर। एनिमल्स में जो सबसे ज़्यादा एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं उनमें वेल, पेंगुइन, शार्क। जबकि अगर इसके ज़मीनी एनिमल्स के ऊपर आते हैं तो इसमें पोलर बेयर, मूस, ग्रे वुल्फ, वाइट वुल्फ, आर्टिक फॉक्स और भी डिफरेंट किस्म के एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल इशूज़ के ऊपर। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू वाला कॉन्टिनेंट है। जी हाँ, ये खाली होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इशूज़ के अंदर रहता है। इसकी वजह रही है कि ज़मीन भरी हुई हो या खाली, इंसान हर जगह पे फसाद खड़ा करता है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही मसले सामने आए हैं। हर दुनिया का मुल्क इसको अपनी टेरिटरी कहने लगा, यानी कि हर मुल्क चाहता है कि मेरी टेरिटरी में शामिल हो जाए। जबकि 1950 में बनने वाले अंटार्कटिका लॉ के अंदर ये बात सामने आती है कि काफ़ी मुल्कों ने इत्तेहाद करने के बाद इस बात को मंजर आम पे रखा कि कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क की मदाखलत के बगैर अपनी जगह हासिल नहीं कर सकता। यानी कि जो भी मुल्क जिस अंटार्कटिका के रकबे के करीब है उसने उस जगह को अपनी टेरिटरी में शामिल कर लिया। जबकि 1959 में अंटार्कटिका के लिए एक कानून बनाया जाता है, जिसमें तमाम मुल्कों ने मिलकर एक कानून बनाया था। इस कानून के मुताबिक यहाँ पर कोई ड्रिलिंग नहीं हो सकती, जबकि यहाँ पर कोई रिसर्च का काम बगैर बताए शुरू नहीं किया जा सकता। जबकि यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च सेंटर तमाम मुल्कों ने कायम कर लिए हैं। इन मुल्कों में अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, चिली, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। इन लोगों ने रिसर्च के नाम के ऊपर यहाँ पर रिसर्च सेंटर बनाए हैं, जबकि कहा जाता है ये एक किस्म का कब्ज़ा करना चाहते हैं। यानी कि हर मुल्क ये बात क्लेम करता है कि वो अंटार्कटिका के फलाने पोर्शन का मालिक है, जबकि अंटार्कटिका की जो बाउंड्रीज़ हैं वो क्लियर हैं और लोगों को पता है कि अंटार्कटिका कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। ये पॉलिटिकल इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई सौ के करीब रिसर्च सेंटर बन चुके हैं। जो मैंने आपको ह्यूमंस के बारे में कहा था कि यहाँ पर ह्यूमंस आते हैं, वो यही ह्यूमंस यहाँ पर आते हैं। यानी दुनिया में किसी भी इंसान से अगर पूछा जाए कि वो यहाँ पर रहना चाहता है तो वो कभी बाखुशी ये कबूल नहीं करेगा कि वो अंटार्कटिका में रहे। यही वो लोग हैं, यही वो रिसर्च सेंटर हैं जहाँ पर इंसान आते हैं। और ये रिसर्च सेंटर एक दो नहीं कई सौ के ऊपर मुश्तमिल हैं। हर मुल्क ने कई रिसर्च सेंटर यहाँ पर बना लिए हैं। इन जगहों को रिसर्च सेंटर का नाम इन्हीं लोगों ने दिया है, जबकि दुनिया को ये बात मालूम है कि रिसर्च सेंटर के नाम पर कब्ज़ा है। जब रिसर्च सेंटर की बात ही चल रही है तो यहाँ की रिसर्चेज के ऊपर भी आ जाते हैं कि इस मकाम पर और क्या क्या रिसर्चेज हो चुकी हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट डेली बेसिस के ऊपर रिसर्चेज करते हैं, जो कि रियल रिसर्चेज होती हैं। ये रिसर्चेज यहाँ की स्नो के ऊपर, यहाँ के वेदर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, ओजोन लेयर के ऊपर और भी डिफरेंट मकामात के ऊपर यहाँ पर रिसर्च होती रहती है। अंटार्कटिका में मौजूद बहुत सारी ऐसी जगहें मिली हैं जहाँ पर साइंटिस्ट को पूरा यकीन है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फाउंड हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला मिलता है वो है खुदाई का। यहाँ पर खुदाई करना इतना आसान काम नहीं है, ना ही दूसरे मुल्क जो इस पॉलिटिकल इश्यूज़ में शामिल हैं वो इस बात की इजाज़त देते हैं कि यहाँ पर ड्रिलिंग हो।
बेसिकली तो उनके कब्जे की वजह यही सामने आती है कि सारे मुल्क ऑयल, गैसेस और नेचुरल रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि साइंस की रिसर्च के मुताबिक यहाँ पर और भी बहुत कुछ फाउंड हो सकता है अगर यहाँ पर सही तरह से रिसर्च का काम किया जाए। अब आते हैं दोस्तों फाइनली इसकी मिस्ट्रीज़ के ऊपर कि इस जगह के ऊपर क्या क्या मिस्ट्रीज़ मिलती हैं। दरअसल में वो मकाम है जो बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज़ की नज़र रहा है। यहाँ पर बनने वाला दुनिया का सबसे बड़ा क्लोजल होल यहाँ की सबसे बड़ी मिस्ट्री कहलाती है। ये क्लोजल होल दुनिया का काफ़ी बड़ा डीपेस्ट होल माना जाता है, जो कि अंटार्कटिका के ही एक मकाम के ऊपर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है, जो स्नो के दरमियान एक गड्ढा है। इस गड्ढे को नासा ने अपनी एक पिक्चर में कैप्चर करा था और उसके एविडेंस लोगों के सामने रखे थे कि ऐसा गड्ढा अंटार्कटिका में हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कुछ रिसर्चेज हुई, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर के लो होने की वजह से बहुत कम ही रिसर्चेज हो सकी हैं। जो यहाँ पर रिसर्चेज हुई थी उसमें बताया गया कि इस गड्ढे के अंदर बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है। क्लोजल होल के अलावा अगर इसकी दूसरी मिस्ट्री पे आते हैं तो उसकी दूसरी मिस्ट्री मिलती है यूएफओ की, यानी कि यहाँ पर एलियंस की एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा कहा जाता है। यहाँ पर डिफरेंट मकामात इस तरह के बने हुए हैं जहाँ पर कुछ गार और कुछ इस तरह के केव्स बने हुए हैं, जिन जगहों को एसोसिएट किया जाता है एलियन एक्टिविटी से। कहा जाता है यहाँ पर स्पेसशिप्स आती जाती रहती हैं। अब इन बातों के कोई साइन तो नहीं मिले कि यहाँ पर स्पेसशिप्स आती हैं या किसी एलियन को यहाँ पर चलता हुआ देखा हो, बट ये भी चीज़ें यहाँ पर मिस्ट्रीज़ में आती हैं। कहा जाता है इस मकाम पर एटलांटिस सिटी मौजूद है। ये एटलांटिस सिटी कहा जाता है हरकुलिस की सिटी थी। ये ग्रीक और रोमन टाइम की वो सिटी है जिसके शवाहिद कहा जाता है यहाँ से भी फाउंड हुए हैं, जबकि इस सिटी के बारे में तो इतनी ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं मिलती। साइंटिस्ट ने ज़रूर बताया है कि यहाँ पर कोई एंशंट सिटी या कोई एंशंट सिविलाइजेशन ज़मीन के अंदर मिल सकती है। दोस्तों चंद मिस्ट्रीज थी, इसके अलावा कई मिस्ट्रीज इस अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद हैं। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं आगे इसको कंटिन्यू रखूँगा और यहाँ की सारी मिस्ट्रीज आपके सामने ले आऊँगा। फाइनली दोस्तों अगर इसकी कंक्लूजन पे आते हैं, यानी कि अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट की कंक्लूजन करते हैं, तो ये बात सामने आती है कि ये दुनिया का एक नेचुरल वंडर है। ये ऐसा नेचुरल वंडर है जो इंसान कभी क्रिएट नहीं कर सकता। यानी कि ताजमहल, वॉल ऑफ चाइना, इजिप्ट, कई मकामात जिनको कहा जाता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े वंडर हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा वंडर अंटार्कटिका है। ये ऐसा नेचुरल वंडर है जो कई हज़ार मिस्ट्रीज अपने अंदर लिए हुए है। ये ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं जो अब तक अनसॉल्व हैं और कई ज़मानों से अनसॉल्व थी, और इसकी बर्फीली कंडीशन देख के बात सामने आती है कि इसकी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करना इंसान के लिए आसान नहीं। यानी फाइनली अगर देखा जाए तो इसको कहा जाएगा द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ द अर्थ। दोस्तों अब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।